नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 नवंबर 2022। भारत के इतिहास में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन। 1949 में आज ही के दिन हमने अपने संविधान को बना के कंप्लीट कर लिया था और फिर ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। तो आज चर्चा का विषय रहेगा संविधान दिवस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भारत की संविधान सभा थी उसने औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मल तरीके से 1949 में हमने अपना लिया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं संविधान की तो उसमें 26 नवंबर की ही जो डेट होती है वो अंकित होती है। एक बार आपको याद होगा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूरी प्रस्तावना लिखी हुई थी। यह प्रारंभिक परीक्षा का मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं और एक जगह फिल इन द ब्लैंक्स था और 4 ऑप्शंस थे कि उस प्रस्तावना में जो डेट है वो आपको ऑप्शंस में सेलेक्ट करनी थी। अगर बात करी जाए कि कब से यह प्रथा स्टार्ट हुई है तो 2015 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में यह ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसमें 5 शब्दों का प्रयोग यहां पर करा गया है और ये पांचों शब्द हमने अपनी प्रस्तावना से लिए हैं। सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता की बात करी जा रही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन पांचों शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। बात करी जाती है जब संप्रभुता की, तो संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत एक संप्रभु देश है। हम अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियां स्वयं डिसाइड करते हैं, किसी के कहने पे डिसाइड नहीं करते हैं। भारत की जो राजनीतिक संरचना है उसमें समाजवादी विशेषताएं भी देखने को मिलेंगी। यहां पर सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वो समाज में जो भी वंचित वर्ग हैं या जो भी मुख्य धारा से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए योजनाओं को बनाना। हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, परंतु भारत सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। जब भी भारत के अंदर कोई नियम कानून बनाया जाएगा तो उसमें धर्म को राजनीति से हमेशा तटस्थ रखा जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत में जो भी सरकारें आती हैं वो लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं। भारत का हर एक नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक है उसको सरकार को चुनने का, अपने वोट को देने का अधिकार है। भारत एक गणराज्य है। भारत के जो राज्य प्रमुख होते हैं यानी कि हमारे राष्ट्रपति, वो भारत का कोई भी नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहां राजतंत्र नहीं है कि राष्ट्रपति जो बनेंगे अब उनकी फैमिली से ही नेक्स्ट राष्ट्रपति बनाए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। भारत का कोई भी एक आम नागरिक जो राष्ट्रपति बनने की जो शर्तें हैं संविधान में, यदि उनको पूरी करता है तो वो भारत का राज्य प्रमुख बन सकता है। ये प्रमुख शब्द याद रखिएगा। यही बेसिकली हमारे संविधान का एक तरीके का बोला जाता है कि उसका दर्शन है या उसका सार है। यदि संविधान के निर्माण की बात करेंगे तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं। आपको पता होंगे कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 1946 से बनना यह स्टार्ट हुआ था यानी कि 9 दिसंबर 1946। इस दिन हमारे संविधान सभा, इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलते हैं, इसकी बैठक हुई थी, पहली बैठक। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी इसके बाकायदा इसके लिए चुनाव हुए थे। वो अलग बात है कि इसके चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, मतलब भारत की जनता ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था, जबकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। इसमें विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग थे, बहुत सारी पार्टियों के लोग थे। यह बात अलग है कि कांग्रेस जो पार्टी थी वो बहुमत में थी, परंतु उसके अलावा अन्य पार्टियां भी इस संविधान सभा में थी। तो ये कभी इसके बारे में इसकी आलोचना या क्रिटिसाइज करा जाता है कि ये कांग्रेस के द्वारा बनाया गया संविधान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको पता होना चाहिए संविधान सभा में हमारे संविधान को बनाने के लिए जो ड्राफ्ट कमिटी बनाई गई थी, बहुत सारी समिति बनाई गई थी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और ये बी.आर. अंबेडकर कांग्रेस के प्रमुख आलोचक रहे हैं। तो ये आलोचना अपने आप में निराधार साबित हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी यहां पर कमिटीज बनाई गई थी। जैसे बात करी जाती है संघ शक्ति की कमिटी, केंद्रीय संविधान कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों की समिति। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति। जैसे मैंने आपको बताया इसमें 7 मेंबर्स थे, ये उनके नाम है, इनको याद रखिएगा। अब अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको संविधान से क्या समझते हैं। तो देखिए संविधान का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे रूल्स या ऐसे नियम लिखे होते हैं, उन नियम की सहायता से जो भी सरकार होती है
किसी भी देश की, मान लो एक्स देश की बात करते हैं, तो अगर एक्स के संविधान की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ ऐसे रूल्स होंगे, कुछ ऐसे नियम होंगे, उन्हीं की मदद से सरकार जो है वो अपना रूल वहां पर इस्टेब्लिश करेगी, लोगों को गवर्न करेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम रिपब्लिक हैं, ठीक है, तो इससे देखते ही पता लग जाएगा कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो कोई भी कॉमन मैन जो इंडिया का सिटीजन है वो बन सकता है। अगर आपको यूके का उदाहरण ले लीजिए तो यूके रिपब्लिक नहीं है, भले ही डेमोक्रेटिक है, परंतु वो रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो कौन होते हैं? वो क्वीन होते हैं या किंग होते हैं, उन्हीं के फैमिली से नेक्स्ट हेड ऑफ स्टेट बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यूके बेसिकली एक उदाहरण है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, संवैधानिक राजतंत्र का। यहां पर आपको एकात्मक के साथ साथ संघीय प्रणाली भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि यहां पर आपको यूनिटरी प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेंगी और कुछ फेडरल स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे जब भी इमरजेंसी की बात करते हैं तो 352, 356, 360 ये सब आर्टिकल्स आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार के पास पावर है। और संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि यहां पर सेंट्रल है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है जैसे ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी ये भी आती हैं। तो इस तरीके की प्रणाली भी यहां पर आपको देखने को मिलती है और एकात्मक प्रणाली भी देखने को मिलेगी। सरकार का जो रूप यहां पर देखने को मिलेगा वो आपको पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि लोकसभा है, यहां पर राज्यसभा है, और तीसरे क्या है? प्रेसिडेंट है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात करी जाती है कि हमारा जो संविधान है, कई बार इस पे आरोप लगाया जाता है कि ये जो संविधान है ये हमने बोरो कर रखा, यानी कि उधार लिया है, जबकि ये अपने आप में सही नहीं है। यहां पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो संविधान के उनको मुख्य निर्माता कहा जाता है, उन्होंने भी इस स्टेटमेंट की आलोचना करी थी। हमारी संविधान सभा में जितने मेंबर्स थे, ये जो 2 वर्ष का समय लगा, ये लगा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जितने देशों का संविधान बना हुआ था, जैसे यूके की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, तो इन सारे संविधानों का हमने किया अध्ययन, जो हमारे संविधान सभा के लोग थे। अब उनका अध्ययन करने के बाद इन्होंने भारत की तत्कालीन परिस्थितियां भी देखी कि उस समय भारत की सिचुएशन क्या है। क्या भारत की सोसाइटी में अगर हम कोई यूएसए का आर्टिकल अलाउ कर देंगे तो वो यहां पर फिट बैठेगा भी कि नहीं? तो ऐसा नहीं था कि आंख बंद करके सीधे कॉपी पेस्ट हुआ, बिल्कुल भी नहीं। वहां के संविधानों से हमने वहां का दर्शन निकाला, हमने वहां की समरी निकाली, कि हमने ये समझा कि अगर वहां पे कोई आर्टिकल 14 है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वहां पे क्यों है ये, इसका अर्थ क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका यूज क्या है। जब हमने ये सारी चीजों पर रिसर्च करा, उसके बाद हमने उनके आर्टिकल्स को, उनके फंडामेंटल राइट्स को अपने देश के लोगों के हिसाब से, अपने देश की करंट सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। अगर बी.आर. अंबेडकर के विचारों की बात करेंगे तो वो मौलिक अधिकारों, जो सबसे, देखिए, मौलिक अधिकार को बोला जाता है कि ये हमारे संविधान का सबसे क्रूशियल पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी व्यक्ति के अगर पर्सनल विकास की बात करेंगे तो वो तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति को उस देश के संविधान ने ऐसे मौलिक अधिकार दिए हों। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 जो है वो पूरी तरीके से किसको डेडिकेटेड है? फंडामेंटल राइट्स को। बात करी जाती है 12 से लेकर जो 35 तक आर्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से मौलिक अधिकारों से संपन्न है, और ये भारत के प्रत्येक नागरिक को मिले हुए हैं। नागरिकों के साथ साथ इसमें से कुछ मौलिक अधिकार तो ऐसे हैं जो विदेशियों को भी मिले हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर के विचार थे मौलिक अधिकार को लेकर कि देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं ये अपने आप में संपूर्ण तरीके से नहीं है। संपूर्ण का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगे हैं, कुछ ना कुछ इसके अपवाद भी हैं, और इन्हीं अपवादों को हमारे संविधान में जब भी हमारी न्यायपालिका या हमारी जो विधायिका है वो उसे लगता है कि जो अपवाद उचित हैं, तो हमारे संविधान में वो संशोधन करके, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके वो चीजें वहां पर जोड़ी जाती हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अधिकार आपने लिखा है, बोलने का अधिकार है या किसी धर्म को अपनाने का अधिकार है, उसमें आपने इतने अपवाद लगा दिए कि वो अधिकार रहा ही नहीं। तो यहां पर डॉक्टर अंबेडकर का साफ साफ कहना था कि मौलिक अधिकार जो है उसमें संशोधन होगा, परंतु संशोधन की एक लिमिट होगी। वो लिमिट होगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो जाएगा ना तो हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो असल मायने में अधिकार रहेंगे भी नहीं। और अगर हम अपने संविधान के एक तरीके से गार्जियन की बात करें तो वो कौन है? वो है उच्चतम न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अब
जैसा कि हमको पता है कि हमारे संविधान एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और स्थायी दस्तावेज है। स्थायी का मतलब यहां पर यह नहीं है कि इसमें चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, यदि किसी एक्स देश ने एक ऐसा संविधान बना दिया जो बिल्कुल रिजिड है, उसमें मान लीजिए उन्होंने 5 आर्टिकल लिखे और यह लिख दिया कि अब आने वाले टाइम में इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, तो भाई देखिए, परिवर्तन तो संसार का नियम है। हमारे समाज में एक ऐसा समाज भी था जब राजतंत्र को बहुत अच्छा माना जाता था, अब जाके राजतंत्र जो है उसको खराब माना जाता है। अब किसको वरीयता दी जाती है? लोकतंत्र को। हो सकता है आने वाले 100 सालों में, 500 सालों में एक और नई विचारधारा का जन्म हो जो लोकतंत्र विचारधारा को खंडित कर दे। तो जब तक किसी भी संविधान के अंदर एक लचीलापन नहीं होगा, अपने आप को समय के साथ चेंज करने का अधिकार नहीं होगा, तब तक उस संविधान को सही मायने में वहां के लोगों की बेहतरी के लिए नहीं माना जा सकता। अब जैसे अगर यूके का उदाहरण लेते हैं तो वहां पर कोई भी ऐसा लिखित संविधान नहीं है। वहां पे जो पार्लियामेंट है वो आए दिन नए नियम बनाती है, वही उनके रूल्स हो जाते हैं। तो कम से कम हमारे पास एक स्थायी दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंटेशन तो है जहां पर आप दिखा सकते हैं कि भाई ये 395 आर्टिकल्स हैं। सर्वोच्च कानून की बात करते हैं तो वो कौन है? वो है हमारे देश का संविधान। अब जितने भी कानून आप देखते हो, आईपीसी, सीआरपीसी या जो भी कानून बनाया जाता है, वो सब किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं? हमारे संविधान के अंतर्गत। चलिए एक आपसे प्रश्न पूछता हूं कि हमारे न्यायपालिका को जो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है, वो किस आर्टिकल के माध्यम से उसको मिलती है? आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है? तो आज के सत्र में बस इतना ही। मिलते हैं बिग न्यूज की अगली क्लास में एक नए बर्निंग न्यूज के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।